नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम राजस्व का वितरण तक देख लिए थे। जो भी कर टैक्स मिलता था केंद्र एवं राज्यों में, उसमें बंटवारा कैसे होता है, यहाँ तक चर्चा हुई है। आज देखते हैं वस्तु एवं सेवा कर जो जीएसटी है, यह 101वां संविधान संशोधन जो सन 2016 से लागू है, इसी पे देखते हैं क्या है ये। 101 संविधान संशोधन सन 2016 में आया और यह संशोधन विधेयक देखा जाए तो यह संशोधन विधेयक 122वां था, लेकिन सभी पारित नहीं हो पाते, तो क्रम से देखा जाए तो 22वां था, 122वां था, लेकिन 101वां लागू होने वाला 101वां संविधान संशोधन है ये जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर। तो देखते हैं 101वां संविधान संशोधन क्या है। तो जीएसटी एवं जीएसटी परिषद लाया गया इस संविधान संशोधन के द्वारा, जीएसटी एवं जीएसटी परिषद लाया गया। आर्टिकल 246 ए, आर्टिकल 246 ए में जीएसटी का प्रावधान है। आर्टिकल 246 ए में जीएसटी का प्रावधान है। जीएसटी केंद्र और राज्य को दोनों को पावर है कि वह जीएसटी लगा सकता है, दोनों को यह अधिकार दिया गया, राइट है कि जीएसटी को लागू कर सकता है। आर्टिकल 269 ए में आईजीएसटी का प्रावधान है। एक आर्टिकल है आर्टिकल 269 ए, इसमें आईजीएसटी का प्रावधान है। यह केंद्र की पावर थी, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रावधान, यह केंद्र इस पर कोई भी कर हो लगा सकता है। एक आर्टिकल है 279 ए, अभी सिर्फ आर्टिकल देख रहे हैं दोस्त। 279 ए में जीएसटी परिषद दिया गया है, जीएसटी परिषद 279 ए। एक है 268 ए, इसमें सेवा कर सेवा कर का वर्णन है 268 है, लेकिन यह अब समाप्त हो चुका है। अनुसूची 6 एवं अनुसूची 7 में परिवर्तन किया गया। कुछ अपवाद को छोड़कर जीएसटी सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगेगा। तो जो आर्टिकल 246 ए है, इसमें जीएसटी का प्रावधान है। 269 ए में आईजीएसटी का प्रावधान है। 279 ए में जीएसटी परिषद है। 268 ए में सेवा कर है, जो समाप्त हो चुका है। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल आपको मिलान से आ सकता है। आईजीएसटी की अनुच्छेद में है, 269 ए में है। जीएसटी का प्रावधान 246 ए में, जीएसटी परिषद 279 ए, सेवा कर 268 है। यह अनुच्छेद है, इस इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कर प्रणाली। कर प्रणाली दो तरह की होती है, एक तो प्रत्यक्ष कर, दूसरा अप्रत्यक्ष कर। यदि प्रत्यक्ष कर देखें तो कराधान एवं करापात एक ही व्यक्ति पर जिस पर टैक्स लगाया जाता है उसी से वसूला जाता है। और जैसे देखा जाए आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर, आय वर्ग के आधार पर टैक्स दरें इस पर होती हैं। यानी प्रत्यक्ष कर में कराधान एवं करापात एक ही व्यक्ति पर जिस पर टैक्स लगाया जाता है उसी से वसूला जाता है। अप्रत्यक्ष कर देखते हैं क्या है अप्रत्यक्ष कर, यानी कराधान एवं करापात अलग अलग व्यक्तियों संस्था पर होता है। कराधान एवं करापात अलग अलग व्यक्तियों पर होता है अप्रत्यक्ष कर, यानी टैक्स किसी व्यक्ति या संस्था पर लगाया जाता है, लगता है, वसूल दूसरे से जाता है। एग्जाम्पल जैसे केंद्रीय उत्पाद कर, वैट, सीमा शुल्क एवं सेवा कर। टैक्स कंपनी पर लगता है, करापात उपभोक्ता पर है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। कई अप्रत्यक्ष करों को जोड़कर लाया गया जिसे जीएसटी कहते हैं, वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, तो लाया गया।
इसके बाद जीएसटी आने से समाप्त अप्रत्यक्ष कर। इसे जीएसटी आने से अप्रत्यक्ष कर समाप्त हो गया, यानी केंद्र के कर जो समाप्त हुए कर हैं अप्रत्यक्ष कर जीएसटी आने से। कौन कौन केंद्र के कुछ कर हैं, जैसे केंद्रीय उत्पाद कर, यानी अभी कुछ वस्तुओं पर लगता है ये केंद्रीय उत्पाद कर, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, विशेष सीमा शुल्क, केंद्रीय बिक्री दर, बिक्री कर, ये सभी केंद्र के जो कर हैं ये जीएसटी आने से समाप्त हो चुके हैं। ये सभी अप्रत्यक्ष कर थे। केंद्रीय उत्पाद कर, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, विशेष सीमा शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर, ये अप्रत्यक्ष कर थे केंद्र के। केंद्र के ये कर थे जो जीएसटी आने से समाप्त हो गए। राज्यों के कुछ कर हैं, जैसे राज्य के कर वैट, सीमा शुल्क, चुंगी, विज्ञापन कर, लग्जरी कर, लॉटरी, जुआ आदि पर लागू होता था जो राज्यों का कर। लगभग 17 कर पर जीएसटी लगता है। तो जो ये भी कर हैं यह जीएसटी आने से समाप्त हो गए। लगभग 17 कर पर जीएसटी लगा। अब जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर क्या है? यह एक अप्रत्यक्ष कर है। जो जीएसटी है यह अप्रत्यक्ष कर है। यह अनेक अप्रत्यक्ष कर मर्ज करके बना है। यह अनेक अप्रत्यक्ष कर मर्ज करके बना है, व्यापक है। यह पूरे देश में एक दर पर लागू है। एक देश एक कर प्रणाली पर आधारित है। वस्तु एवं सेवा गंतव्य आधारित कर प्रणाली है। यह आपूर्ति पर लगाया जाता है तथा मूल्य वर्धित कर प्रणाली है। यह जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर यही है, अप्रत्यक्ष है, व्यापक है, एक देश एक कर प्रणाली है, मूल्य वर्धित कर प्रणाली है, यह जीएसटी है। इसके बाद देखते हैं जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर क्यों लगाया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों जरूरी है, इसके सिस्टम पे चर्चा करते हैं। क्यों यानी जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी, यानी क्यों लगाई गई। सिंगल पॉइंट टैक्स सिस्टम है जिसे कहते हैं, यह इसे इसका क्यों लगाया गया, सिंगल पॉइंट टैक्स सिस्टम। इसका मतलब यही है हर बिंदु पर टैक्स लगता है जिसे कास्केडिंग इम्पैक्ट होता है, यानी कर के ऊपर कर लगता है। इसी को खत्म करने के लिए यह लागू किया गया था। तो जैसे आप उदाहरण में देखते हैं कास्केडिंग क्या है। कास्केडिंग यानी कर के ऊपर कर कैसे लगता है। जैसे लगभग कच्चा माल 100 रुपये का था, इसमें 10% टैक्स के बाद यह 110 रुपये का हुआ। वस्तु का निर्माण लगभग 40 रुपये हुआ, तो वस्तु का वैल्यू 40 + 110 बराबर 150 हो गया। देखो 150 हुआ। अब टैक्स इस पर 15 रुपये लगा, 150 + 15 बराबर 165 हो गया। वस्तु का विक्रय लाभ 35 रुपये हुआ, तो 165 + 35 200 रुपये हो गया। अब इस पर फिर से टैक्स लगा, जिसे फिर ये 210 रुपये इसका हो गया। टैक्स के ऊपर टैक्स यही है, 10% पर बेचा गया, फिर से इसे 10% अधिक लाभ पर बेचा गया तो 220 का हो गया। इसी को कहते हैं कर के ऊपर कर। तो इसी के लिए इसकी जरूरत पड़ी दोस्तों। जैसे वैल्यू एडेड कर प्रणाली यानी वैट, मूल्य वर्धित कर प्रणाली एक है। इसमें केवल मूल्य वर्धन पर लगता है, मूल्य वर्धन पर कर लगता है। जैसे कच्चा माल 100 रुपये का है, ठीक है, 10% टैक्स इस पर लगाए, कच्चा माल पर 110 का हो गया। वस्तु का लागत इसमें जब बनाया गया इसको तो उसमें 40 रुपये का लागत आया, 40 + 110 बराबर 150 रुपये हुआ। अब क्या है, अब 150 पे 10 रुपये टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट हुई, यानी 10 रुपये टैक्स, 100 रुपया कच्चा माल, अब मूल्य वर्धित। इन सभी को देखा गया तो टैक्स है ये 100 रुपये प्लस जो वस्तु को वर्धित है इस पर फिर टैक्स लगेगा, यानी 10 देखा जाए टैक्स 10%
देखा गया, अगर इस पे देखा जाए 10% 150 पे तो लगभग 14 रुपये होता है 150 पे, तो 14 रुपये हुआ। तो टैक्स आउटपुट यानी टैक्स इसमें लाइबिलिटी है कि 14% हुआ, तो टैक्स आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी दोनों इसमें मिलाया गया है। तो बैट यानी OTL माइनस ITC बराबर 14 रुपये GST लगा इसमें। इन दोनों पर जब लगाया गया ये मूल्यवर्धित कर जो 40 रुपये है, 40 रुपये प्लस 100 रुपये 140 था, इसमें 10% लगेगा तो 14 रुपये हुआ। 14 इन दोनों पर फिर से जब टैक्स लगेगा तो, लेकिन दूसरे में यहाँ जब इनको OTL ITC जब माइनस करेंगे 14 रुपये और 10 रुपये मिला करके तो 4 रुपये अलग से आ गया। ये देखो माइनस हो गया, 14 और 10 माइनस जो टैक्स लगा था यहाँ 14%, इसमें 4 रुपये बचा। अब वस्तु का मूल्य 140 था, इसमें प्लस 14 जोड़ागा तो 154 हो गया। लेकिन वस्तु की बिक्री देखो, वस्तु की बिक्री पर 154 का लाभ में जैसे 36 रुपये का लाभ होता है, 36 रुपये 190 हो जाता है, क्योंकि इसमें 36 रुपये लाभ ले लिए। मान लीजिए लाभ हमको बेचना है और किसी वस्तु को बिक्री करनी है, हमको लाभ भी लेना है, तो 36 रुपये लाभ हुआ, 190 हो गए। 190 पे कंपनी बेच दी, उसके बाद इस पर 10% का फिर से टैक्स लगता है, तो 14, 190, 56 इन पर टैक्स लगा। कुल मिलाकर के 10% ये इन तीनों पर लगता है, अभी इस पे नहीं, तीनों को बांट करके तो 14% टैक्स है, इसको हटा दिया गया फिर से, जो 14 में इसको हटा करने के बाद इन दोनों पर लगा तो 176 रुपये हो गया। अब 10% देखो, वस्तु की कीमत अब हो गई 190 प्लस 3.6 यानी 193.6, क्योंकि ये 10% फिर से इस पे लगाया गया टैक्स, तो 17.6 आउटपुट इस पर निकल का आता है 17.6, तो 17.6 माइनस 14 करेंगे तो 3 आएगा लगभग, तो 3 आ गया लगभग, तो यही 190 प्लस 3 बराबर 103 रुपये टोटल जाके हो गया। यानी एक वस्तु जो है 193 रुपये में बिकेगी, जो 190 की थी, क्योंकि इस पर भी 10% लगा था टैक्स, इस पर 10 लगा तो वही 3% निकल के आया, तो 193 रुपये में बिकेगी 100 रुपये की। 100 रुपये का कच्चा माल लास्ट में जाकर 193 रुपये में ये जाकर के लगती है। तो यही है GST कैसे लगाते थे पहले जो था GST वगैरह, बैट कैसे लागू होता, सिंगल पॉइंट टैक्स, यही सब सिस्टम थे जो काफ़ी महंगे दामों पे बिकते थे। इन्हीं को खत्म करने के लिए ही योजना बनाई गई थी। इसके बाद बैट क्या था, एक बैट था सिस्टम, बैट की समाप्ति, कास्केडिंग जो थी बैट। लेकिन प्रत्येक राज्य में जो बैट की दरें थी अलग अलग थी, केंद्र एवं राज्य के मध्य कास्केडिंग इनपेक्ट था। हर राज्य में जो बैट की दरें थी अलग अलग थी, सेवा कर की दरें अलग अलग थी, टैक्स की इससे चोरी होती थी, यानी हर जगह की दरें अलग अलग होने के कारण टैक्स में चोरी भी होती थी, अलग अलग समझना समस्या थी, परिवहन में देरी होती थी। फिर GST, इसीलिए GST लाया गया कि GST इसीलिए हमको जरूरत पड़ गई कि GST हमको क्यों आवश्यकता है। तो GST का प्रकार है, जैसे वस्तु सेवा के आयात विनिर्माण से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक आपूर्ति पर यह लगता है, यानी हर स्तर पर यह GST वस्तु सेवा के आयात विनिर्माण से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक आपूर्ति पर यह लगता है, यानी हर स्तर पर यह लगता है। GST मूल्यवर्धितकरण प्रणाली है, GST मूल्यवर्धितकरण प्रणाली है। तो GST क्या है, यानी जैसे क्या है CGST एक था, यानी केंद्रीय की है, केंद्रीय GST, CGST यानी केंद्रीय GST, मतलब केंद्र लगाता है, जैसे वित्त आयोग की सिफारिश पर इसका वितरण किया जाता है। जो यह केंद्र का GST है, इस पर केंद्र लगाता है, लेकिन वित्त आयोग की सिफारिश पर वितरण किया जाता है। एक है SGST, राज्य लगाता है, स्टेट लगाता है, स्टेट GST राज्य लगाता है, राज्य को पूरा GST इसको मिलता है।
यूटी जीएसटी केंद्र शासित प्रदेश लगाते हैं, इसका शासित प्रदेश में लगता है, इसमें केंद्र लगाता है जीएसटी। एक आईजीएसटी एकीकृत जीएसटी आर्टिकल 269 में एकीकृत जीएसटी है, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर यह लगता है। एकीकृत जीएसटी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लगता है, 2 स्टेट में बेचना पड़ता है इसको जो है। आईजीएसटी को जो थे इसको इसमें सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी शामिल होते हैं। आईजीएसटी में जो सी केंद्रीय जीएसटी हैं और राज्य जीएसटी हैं, दोनों इसमें शामिल होते हैं। इन पर केंद्र लगाता है और केंद्र वसूलता है। राज्य का हिस्सा डेस्टिनेशन राज्य को मिलता है। जीएसटी की दरें अगर देखें तो 4 लैब हैं, 0% से यानी 5%, 12%, 18%, 28%। कुछ वस्तुएं जीएसटी से बाहर हैं, जैसे मानव उपभोग के एल्कोहल, पेट्रोलियम के 5 प्रोडक्ट यानी डीजल, पेट्रोल, विमान ईंधन, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल आदि कुछ जीएसटी से बाहर हैं। इन पर भी जीएसटी लग सकती है। आप करंट अपडेट करते रहना, देखते रहना, कोई भी अगर संशोधन होता है, इसमें बदलाव होता है तो आप इसको जरूर नोट करना दोस्तों। इसके बाद देखते हैं दोस्तों जीएसटी परिषद एवं वित्त आयोग। जीएसटी क्यों लाया गया आज आप इसको देख लिए दोस्तों। अब देखते हैं जीएसटी परिषद एवं वित्त आयोग। जो जीएसटी परिषद है एक संवैधानिक संस्था है। 101वां संविधान संशोधन सन 2016 में जीएसटी प्लस जीएसटी परिषद लाया गया। 16 में जीएसटी को भी लाया गया तथा जीएसटी परिषद भी लाया गया। जीएसटी परिषद आर्टिकल 279A में है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। जीएसटी संरचना पे अगर देखा जाए, इसकी संरचना क्या है तो केंद्र एवं राज्य का संयुक्त फोरम है। दोनों के उचित प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहते हैं। अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। केंद्रीय वित्त मंत्री जो होता है वही इसका अध्यक्ष होता है। वह पदेन पद होता है। जो भी केंद्रीय वित्त मंत्री बनेगा वही इस पद को धारण, वही अध्यक्ष बन जाएगा। उपाध्यक्ष वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग के राज्य मंत्री होते हैं। कोई भी हो जो वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग मंत्री हो सकता है। सदस्य इसमें देखा जाए तो सभी राज्यों के तथा विधान सभा वाले यूटी के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। यानी सभी राज्यों के तथा विधान सभा वाले तथा यूटी के वित्त मंत्री सभी इसमें सदस्य होते हैं। टोटल 2, 28, 3 लगभग 33 सदस्य इसमें हैं। सचिव देखा जाए तो केंद्रीय राजस्व जो सचिव है वही सचिव बनता। केंद्रीय राजस्व सचिव का या सचिव रहता है इसका भी। आमंत्रित सदस्य में जैसे केंद्रीय उत्पाद ने जैसे सेवा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन, ये आमंत्रित सदस्य, लेकिन ये वोट नहीं कर सकते। इनको आमंत्रित सदस्य के रूप में रखा गया है। तो इसकी संरचना है। अब देखते हैं जीएसटी परिषद का निर्णय एवं बैठक। ये क्या है? कोरम 1/2 सदस्य यानी 50% जब होते हैं पूरे तभी जीएसटी परिषद का निर्णय यानी बैठक हो सकता है। निर्णय जो है भारत मतदान का प्रयोग होता है। इसमें मतदान का प्रयोग किया जाता है। केंद्र का मतभार 1/3 यानी 33% और सभी राज्यों का 2/3% यानी 67% मतदान होता है। निर्णय 3/4 यानी 75% पर किया जाता है। वित्तीय संघवाद को मजबूती प्रदान करता है। जब निर्णय 3/4 यानी 75% लोग सहमत होते हैं तभी इसका निर्णय होता है, क्योंकि वित्तीय संघवाद को मजबूती प्रदान करता है यह जीएसटी परिषद। यहाँ पर ना तो केंद्र के पास वीटो है ना ही राज्य के पास वीटो है। सभी राज्य चाहकर भी बिना केंद्र के निर्णय नहीं ले सकते। कोई भी राज्य हो यदि नहीं चाहते हैं फिर भी बिना केंद्र के निर्णय नहीं ले सकते हैं।
बिना अधिक राज्यों से केंद्र भी निर्णय नहीं ले सकता। यदि उनके पास अधिक राज्य सहमत नहीं दिए हैं, लगभग 67% लोग सहमत नहीं दिए हैं राज्य, केंद्र भी इस पर निर्णय नहीं ले सकता है। जीएसटी परिषद का कार्य क्या है? जीएसटी परिषद जीएसटी से संबंधित सभी निर्णय जीएसटी परिषद करेगा। इसका कार्य है जीएसटी संबंधित सभी जो निर्णय लिए जाएंगे यह जीएसटी परिषद ही करेगा। कौन सी वस्तु या सेवा जीएसटी में आएगी, इसके लिए भी यह है। पेट्रोलियम जीएसटी में आएगा या नहीं, इस पर निर्णय लेना यह जीएसटी परिषद का ही कार्य है। जीएसटी का यही कार्य है जीएसटी परिषद का। और क्या कार्य है? और जीएसटी के स्लैब तय करना, जीएसटी के स्लैब तय करना कि किस पर कितने % की जीएसटी लगेगी, 5, 8, 12, 18, 28 आदि, किस पर कितने प्रकार की जीएसटी लगेगी, यह तय करता है। विशेष परिस्थितियों में जीएसटी की दरें, विशेष दरें तय करना, ये भी इसी का कार्य है। एक स्लैब से दूसरे स्लैब में वस्तु या सेवा का स्थानांतरण भी जीएसटी परिषद का ही कार्य है। कौन साधारण व्यापार जीएसटी के दायरे में आएगा, कौन नहीं आएगा, इसकी सीमा भी तय करता है। सामान्य प्रदेश यानी वार्षिक टर्नओवर 40 लाख जिसका है, वस्तु 40 लाख है, या सेवा का उसके ऊपर 20 लाख है, कोई भी हो, इसका भी या यही तय करता है कि किसके ऊपर 40 लाख का टर्नओवर है, किसके ऊपर 20 लाख का है। कुछ विशेष प्रदेश में कि 20 लाख वस्तु या 20 लाख से 10 लाख सेवा कर जीएसटी इसे लेना है कि नहीं लेना है, यह सभी जीएसटी परिषद ही इसे तय करता है। सामान्य प्रदेश में वार्षिक टर्नओवर वस्तु 40 लाख है और सेवा 20 लाख के ऊपर है, तो लेना है कि नहीं लेना, ये भी सभी तय करता है। विशेष प्रदेश में 20 लाख, वस्तु सेवा 10 लाख। इसके बाद देखते हैं वित्त आयोग क्या है। वित्त आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है, आर्टिकल 280 में है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, आर्टिकल 280 में है। प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग की जो है वो की जाती है नियुक्ति। यह एक संवैधानिक संस्था है। प्रथम वित्त आयोग 1951 में बना था, जिसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। वर्तमान वित्त आयोग 15वां है, उसके अध्यक्ष एन के सिंह है। सन 2020 से सन 2025 तक के लिए इनको बनाया गया है, लेकिन यह सन 2026 तक चलेगा। इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति शासन में, राष्ट्रपति इस पर जो है रिपोर्ट राष्ट्रपति द्वारा इसको रखा जाता है, जीएसटी में रखते हैं इसको जो वित्त आयोग है। तो अभी 15वां है, बाकी वर्तमान आप देखते रहना, क्योंकि समय के अनुसार इस बदलता रहता। 15वां आएगा, फिर 16वां आएगा, 17वां आएगा, तो 15वां वित्त आयोग दोस्तों, इसको देखते रहना। इसकी रिपोर्ट सन 2020-21 में रिपोर्ट आती है, जो केंद्रीय राजस्व में राज्यों का 41% हिस्सा था। 14वां जो वित्त आयोग था तब 42% हिस्सा था राज्यों का, लेकिन जो 15वां वित्त आयोग है इसमें 1% घटा दिया गया, अब 41% हिस्सा है राज्यों का इस राजस्व में। वित्त आयोग के निम्नलिखित कार्य हैं। जो वित्त आयोग है इसके और भी कार्य हैं, तो इसको भी देख लो। निम्नलिखित 4 मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देता है, यानी केंद्र एवं राज्य के मध्य कराधान व्यवस्था एवं प्राप्तियों का वितरण, केंद्र से राज्यों को सहायतार्थ अनुदान के संबंध में, राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संसाधन से संबंधित संसाधन की वृद्धि के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन का उपाय, राष्ट्रपति द्वारा वित्त से संबंधित कोई अन्य दिशा निर्देश आदि सभी दिया जाता है। यानी इसका यही कार्य है वित्त आयोग का,
कि राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार का सलाह दे सकता है केंद्र एवं राज्य के मध्य कराधान व्यवस्था से संबंधित, केंद्र से राज्यों को सहतार्थ अनुदान के संबंध में, राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संसाधन के वृद्धि के लिए, राज्य संचित निधि के संवर्धन के लिए उपाय के लिए राष्ट्रपति द्वारा वित्त से संबंधित कोई अन्य दिशा निर्देश भी यह दे सकता है। तो दोस्तों हमने जीएसटी एवं वित्त आयोग को देख लिया पूरा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, यह पहले क्या था। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।